आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली की कड़ाके की ठंड में विमला जी सुबह की चाय और नाश्ता निपटाकर बेड पर लेटी ही थी कि उनकी नज़र सामने दीवार पर टंगी उनके पति योगेश जी की तस्वीर पर पड़ी तो दिल में एक दर्द उठा। विमला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगी, आज पूरे 3 साल हो गए हैं आपको यूं मुझे अकेला छोड़ कर गए। लगता है मैं मानो कल की ही बात हो जब हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख साझा किया करते थे, हंसी ठिठोली किया करते थे। दोनों मिलकर सोचते थे कि बच्चे आत्मनिर्भर हो जाएं, तो हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो ख्वाहिशें हम जिम्मेदारियों के बोझ तले पूरी ना कर सकें, तब दोनों मिलकर पूरी कर लेंगे। लेकिन कौन जानता था कि जिंदगी आगे क्या रंग दिखाने वाली है। आपके जाने के बाद सब खाली खाली सा लगता है। जीवन का एक एक पल बड़ी मुश्किल से कटता है। हाथ कपती ठंड में बिस्तर पर विमला जी अपने अतीत में खो गईं। विमला जी ने अपनी 12वीं की परीक्षा पूरी की ही थी कि अम्मा बाबूजी योगेश जी के साथ उनका रिश्ता तय कर दिया था। लेकिन विमला जी भी अभी आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए उन्हें योगेश जी को अपने मन की बात पहले ही बता दी थी। उनके आगे पढ़ाई जारी रखने की बात को स्वीकृति देते हुए योगेश जी विमला जी को शादी के बाद घर लाए। योगेश जी के माता पिता गांव में रहते थे और योगेश जी दिल्ली में प्राइवेट जॉब करते थे। योगेश जी का हाथ थामे विमला जी गांव से दिल्ली आ गई। यहाँ अपना छोटा सा संसार उन्होंने बसा लिया था। यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए विमला जी ने फॉर्म भर दिया और अपनी गृहस्थी के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। शादी के 2 साल बाद भगवान ने 2 जुड़वा बच्चे आदित्य और पूनम को उनकी झोली में डाल दिया। दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। योगेश जी के सहयोग से उन्होंने बच्चों के साथ रहकर अपनी एमए की पढ़ाई पूरी की। अपनी छोटी सी नौकरी में योगेश जी ने दिल्ली जैसी जगह पर खुद का मकान भी खड़ा कर दिया था। पूनम शादी करके अपने पति के साथ विदेश चली गई और आदित्य भी उसी शिक्षा पाने के बाद नौकरी के बाद विदेश चला गया। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था। विमला जी और योगेश जी दोनों एक दूसरे के लिए काफी थे। दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रख रहे थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व योगेश जी के अचानक निधन से वो पूरी तरह टूट गई। अपने पिता के अंतिम सफर को पूरा कर आदित्य वापस विदेश लौट गया और वहीं रहकर उसने शादी कर ली। आदित्य तो वहीं रच बस गया। शुरू में तो आदित्य ने उन्हें कभी कभार फोन कर लिया करता, लेकिन अब तो कई महीने बीत जाते। लेकिन विमला जी की आदित्य से बात ही नहीं हो पाती। इस बड़े से शहर में विमला जी एकदम अकेली हो चुकी थी। बस ऊपर के मंजिले में किराएदार थे। उससे जो किराया आता उसी से वो अपना जीवन काट रही थी। अगली सुबह जब सैर करके विमला जी घर लौटी तो अचानक फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो माँ, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? बहू कैसी है? एक ही सांस में विमला जी ने कई प्रश्न कर डाले। माँ सब ठीक है, आपकी तबीयत कैसी है? अब तबीयत का क्या है, इस उम्र में कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है। बस अब तो जिंदगी बोझिल सी लगती है, उसे ऐसे तैसे काट रही हूँ। क्या बात है बेटा, आज बहुत दिनों बाद मेरी याद आ गई। क्या बताऊं माँ, जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि कुछ करने के लिए समय नहीं। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपको फोन करूं, परंतु किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता।
ये बात तो तुमने सच कही बेटा। जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो व्यस्तता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगी? कहो ना बेटा, बुरा मानने वाली क्या बात है? माँ, मैं सोच रहा था कि आप वहाँ भारत में बिल्कुल अकेली हैं। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और हम लोगों का तो आपको पता ही है कि हमारा कभी कभार ही भारत आना हो पाता है। इसलिए यदि आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ कनाडा आ जाएं। यहाँ आपके दोनों पोतों पोती भी आपका साथ पाकर खुश हो जाएंगे और आपका समय भी सुखपूर्वक कट जाएगा। यहाँ मुझे आपकी चिंता खाई जाती है। यदि आप यहाँ आ जाएंगी तो हम लोग भी आपकी ओर से निश्चिंत हो पाएंगे। विमला जी को बहुत अच्छा लगा। वे सोचने लगी, मैं तो यूं ही बेटे को गलत सोचती थी। इतनी परवाह करता है वो अपनी माँ की। अब योगेश जी होते तो शायद मैं कभी कनाडा जाने के लिए ना मानती, लेकिन अब तो अकेले रहते हुए कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन अचानक मेरी आंखें बंद हो जाएं और मेरा बेटा मेरी अर्थी को कंधे भी ना देने पहुंच पाए। ये सोचते हुए विमला जी ने अपने बेटे को सहमति दे दी। फिर आदित्य बोला, माँ, अब आप यहाँ हमारे पास आएंगी तो वहाँ के मकान की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए उस मकान को बेचने के लिए लगा दीजिए। मकान को बेचने की बात सुनकर विमला जी कुछ हैरान हो गई, क्योंकि इस मकान के साथ उनके पति की मीठी यादें जुड़ी थीं। परंतु बेटे की बात भी तो सही है कि अब इस मकान में वापस कौन आएगा। ये सोचकर उन्होंने मकान बेचने के लिए हाँ कर दी और अगले दिन ही न्यूज़पेपर में मकान बेचने के लिए विज्ञापन दे दिया। कुछ ही दिनों में मकान का सौदा हो गया। करीब 1 महीने बाद आदित्य भारत आ गया। आदित्य ने मकान के पैसों का लेन देन संभाला और विमला जी ने जो रकम बैंक में रखी हुई थी उसका भी ड्राफ्ट बनवाकर कैश करवा लिया और सारी संपत्ति बेचने के बाद अब वे लोग कनाडा जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अगले दिन सुबह उन्हें निकलना था। जिस मकान को उनके पति ने इतने शौक से बनवाया था, अपना जरूरी सामान और योगेश जी की तस्वीर को लेकर विमला जी बोझिल कदमों से घर से बाहर आ गईं। आज उस मकान को बेचकर और यहाँ से जाते वक्त उनका मन भारी हो रहा था। निश्चित समय पर आदित्य और विमला जी एयरपोर्ट पहुंच गए। आदित्य ने विमला जी से कहा, माँ, आप यहाँ रुकिए, मैं सभी फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा। विमला जी वहीं बेंच पर जाकर बैठ गईं। जाने क्यों आज मन कुछ विचलित सा हो रहा था। विमला जी को याद आ रहा था जब वे लोग किराए के मकान में रहा करते थे। विमला, हम किराए के मकान में ही ठीक हैं। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो यहाँ वो रहेंगे, हम भी वहीं रह लेंगे। योगेश जी ने बुझे हुए मन से विमला जी से कहा था, नहीं जी, कैसी बातें करते हो आप? छोटा ही सही लेकिन खुद का मकान जरूरी है जी। आगे आदित्य के लिए भी तो हमें जोड़ना है और फिर बुढ़ापे में कहाँ जाएं? किराए के मकान में फिरते रहेंगे। विमला जी योगेश जी की स्थिति को जानती थी, इसलिए अपने गिरवी रख उन्होंने गोल्ड लोन लेकर कुछ पैसों की मदद योगेश जी की और साथ में छोटे बच्चों को ट्यूशन भी देने लगी। ऐसे तैसे करके एक छोटा सा घर शहर में बना लिया था, जिसे बड़े प्यार से विमला जी ने सजाया। पूरे मन से घर की सजावट करती, लेकिन धीरे धीरे योगेश जी की तबीयत ठीक नहीं रहने लगी और एक दिन वो विमला जी को अकेले छोड़ इस दुनिया से चले गए। अचानक विमला जी का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि काफी देर हो चुकी है। आदित्य अभी तक कोचिंग करके आया नहीं था। विमला जी ने कनाडा जाने वाली फ्लाइट के काउंटर पर जाकर पूछा, मैडम, मेरा नाम विमला देवी है,
मेरे बेटे का नाम आदित्य कुमार है। हमें कनाडा जाने वाली फ्लाइट पकड़नी है। मेरा बेटा चेक इन करने के लिए आया था, पर वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। विमला जी की बात सुनकर काउंटर पर कार्यरत एक महिला ने यात्रियों की लिस्ट देखकर बताया, जी हाँ, आदित्य नाम का एक यात्री यहाँ आया था, लेकिन आपका नाम लिस्ट में नहीं दिख रहा और कनाडा जाने वाली फ्लाइट को निकले करीब आधा घंटा हो चुका है। उस महिला की ये बात सुनकर विमला जी की हैरानी का कोई ठिकाना न रहा। उनका मन आशंकाओं से घिर उठा। परंतु मैडम, मुझे भी कनाडा जाना था, मुझे लिए बिना फ्लाइट कैसे निकल गई? आंटी जी, जितने भी यात्री उस फ्लाइट में जाने वाले थे सभी के गए हैं, कोई भी यात्री छूटा नहीं। अगर कोई यात्री समय पर नहीं पहुंचा तो हमारी ओर घोषणा की जाती है। तो क्या मेरा बेटा मुझे छोड़कर कनाडा चला गया? इसका मतलब उसने मेरा टिकट लिया ही नहीं था। ऐसे कैसे कर सकता है आदित्य? विमला जी की आवाज कँपकँपाने लगी थी। ये कैसी चाल सजी करी मेरे बेटे ने मेरे साथ। विमला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपना सर पकड़कर थम से वो बेंच पर बैठ गई। सोचने लगी, जिस बेटे के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, उसी ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। उसकी विदेश में पढ़ाई करने की जिद के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़े। आगे पैसों के लिए हाथ फैलाया था। इस बात को लेकर अपने छोटे भाई समान दोस्त माधव से भी उनकी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि उनका कहना था कि जब सामर्थ्य नहीं है तो विदेश क्यों भेज रहे हो? क्या अपने देश में पढ़ाई नहीं होती? क्या यहाँ बच्चे नौकरी नहीं लगते? अपने दोस्त की बातों से कितना दुख हुआ था योगेश जी को। आज वही बेटा मुझे ऐसे समय बेसहारा छोड़कर धोखा देकर चला गया, जिस समय मुझे उसके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। सिक्योरिटी कर्मचारी की आवाज सुनकर विमला जी का ध्यान टूटा। कर्मचारी उनसे पूछने लगा, अम्मा जी, आपको कहाँ जाना है? मैं देख रहा हूँ आप काफी समय से यहीं बैठी हैं। बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई ठिकाना नहीं रहा। मुझे तो अपने बेटे के साथ कनाडा जाना था, लेकिन वो तो मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी मुझे नहीं पता। इतना कहकर विमला जी पास बेंच बेचंका सहारा लेते हुए खड़ी उठी। दुखी दिल से वो एयरपोर्ट से बाहर निकल आई और सोचने लगी, अब कौन मुझे सहारा देगा? आदित्य ने तो घर भी ना रखा और ना पैसे। इस मुसीबत की घड़ी में मैं कहाँ जाऊं? जिस बेटे को मैंने अपने बुढ़ापे का सहारा समझा, मेरे उसी बेटे ने मेरा ये हाल कर दिया। रह रहकर अपनी साड़ी के पल्लू अपनी भीगी कर चुकी आंखों को साफ करती विमला जी सड़कों पर चली जा रही थी। बेटे की इस हरकत से विमला जी पूरी तरह टूट चुकी। किसी कार से टकरा जाती और बेहोश हो जाती। जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को सुंदर सजे धजे घर के बिस्तर पर पाती हैं। सामने करीब 27-28 साल का एक युवक अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। उनको देखकर विमला जी उठने को होती हैं, क्योंकि वो दोनों को जानती नहीं थी। परंतु उसी समय वो युवक उनको सहारा देता है और कहता है, काकी, पहचाना नहीं अपने बेटे को? ये सब देख सुनकर विमला जी की हैरानी का ठिकाना न रहा, क्योंकि काफी नाम से तो उन्हें केवल मोहित ही पुकारता था। विमला जी विस्मय भरी नजरों से मोहित को देखने लगी और थोड़ी देर देखती ही रही। हाँ, ये तो अपना मोहित ही था। उसे देखते ही विमला जी की आंखों से आंसू बह निकले। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कितना बड़ा हो गया है रे तू। 18 से 20 साल का था जब तुझे आखिरी बार देखा था। दरअसल मोहित एक बिन माँ बाप का लड़का था। चाचा चाची के साथ रहता था। सुबह सब काम करता, तब जाकर स्कूल जाता।
धीरे धीरे चाचा चाची ने उसका स्कूल छुड़वाया। तब विमला जी ने उसके प्राइवेट फॉर्म भरवाकर उसको घर में खुद ट्यूशन दिया। ऐसे कर उसने अपनी 12वीं पूरी की। पढ़ने में होशियार मोहित ने 12वीं के बाद जॉब के साथ साथ ग्रेजुएशन भी पूरी की। मेहनती मोहित नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया। आज मोहित को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर विमला जी की खुशी का ठिकाना न रहा। विमला जी ने भरी आंखों से उसे गले लगा लिया और बड़े प्यार से उसका माथा चूमा। उनकी आंखों से तो जैसे गंगा जमुना बह रही थी। तभी मोहित की पत्नी ने भी विमला जी के पांव छुए और उनके गले लग गई। ये आपकी बहू है काकी, मोहित ने कहा तो विमला जी ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। काकी, आपको इस हालत में मैं देख अंदाजा लगा सकता हूँ कि आपके साथ क्या हुआ होगा। सच कहूँ, कभी तो नियति भी कितना अजीब खेलती है। जिन लोगों की माँ होती है उन लोगों की माँ की कदर नहीं होती, और यहाँ मैं अनाथ माँ के प्यार को तरस रहा हूँ। कहते कहते मोहित की आवाज रुआंसी हो गई। काकी, अब आप हमारे साथ रहेंगी। मोहित की बात सुनकर विमला जी हैरान रह गईं। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे किसी वृद्ध आश्रम को बता दो, मैं वहीं रह लूंगी। काकी, आज मैं जो हूँ आपकी वजह से हूँ। जो सहारा और अपनापन आपने मुझे दिया था उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। आपकी वजह से मेरा वजूद है। काकी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मैं आज मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ सकता। आप यहाँ मेरे साथ रहेंगी। ऐसा कहते हुए मोहित विमला जी की गोद में सर रखकर जोर जोर से रोने लगा। तभी मोहित की पत्नी बोली, काकी, अगर आप हमारे साथ रहेंगी तो हमें भी माँ का प्यार मिल जाएगा और हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। इतने एहसान किए हैं आपने इनके ऊपर, बस ये एहसान और कर दीजिए। मोहित और उसकी पत्नी को इस तरह अनुनय करते देख विमला जी की आंखों से प्यार भरे आंसुओं का झरना फूट पड़ा। उन दोनों को गले लगाकर वो खूब रोईं और उनके साथ रहने को राजी हो गई। विमला जी अब जी तो रही थी, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक खालीपन मोहित की पत्नी नेहा को दिखा। एक रोज खिड़की से बाहर कुछ बच्चों को खेलता देख विमला जी के चेहरे पर मुस्कुराहट देख नेहा बोली, माँ, आप क्यों ना बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दो। बेटा, चाहती तो मैं भी हूँ कि कुछ करूँ, लेकिन बेटा इस उम्र में कैसे, और ऐसा ना हो कि मेरा ऐसा करने से मैं अपने साथ साथ तुम्हारी जग हंसाई के पात्र बन जाऊं। विमला जी की मन की दुविधा उनके चेहरे पर प्रतिलिप्त होने लगी। काफी कुछ लोग तो हैं, लोगों का काम है कहना, भला किसी की उन्नति से कोई खुश है क्या। काकी, आपका मन भी लगा रहेगा और आप पुरानी बातों को भी भूल पाएंगी। और सोचिए, आपको अपनी नई पहचान मिल जाएगी। साथ ही आप अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएंगी। नेहा की बातों ने विमला जी को सोचने में मजबूर कर दिया। अब विमला जी के मन में मस्तिष्क में छाई दुविधा की दौड़ टूट चुकी थी। नेहा ने घर के बाहर ट्यूशन का बोर्ड लगवा दिया। अगले दिन से विमला जी के पास बच्चे आने लगे। उनका सेहत, स्वभाव और मृदु भाषित से उनके पास अधिक बच्चे आने लगे। हर कोई उनसे अपने बच्चों को पढ़वाना पसंद करने लगा। विमला जी का काम अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे उनके पास बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और अकेली होने की वजह से उन्हें दिक्कत महसूस होने लगी। अब उन्होंने अपने साथ कुछ लड़कियों को भी रखा जो अच्छी पढ़ी लिखी थी। कुछ ही साल में उनकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक सुबह उन्होंने अपने मन की बात मोहित और उसकी पत्नी के सामने रखी। बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे बेटे ने हमारे घर को बेच दिया। मैं उस घर को फिर से
खरीदना चाहता हूँ। विमला जी की बात सुन मोहित और नेहा खुश हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है काकी, आपके इस फैसले में हम दोनों आपके साथ हैं। धीरे धीरे विमला जी ने अपने पति द्वारा बनाया हुआ घर खरीद लिया और घर की मरम्मत और रेनोवेशन करवाकर वहां पर अपने पति योगेश जी के नाम पर योगेश मेमोरियल स्कूल रखा। बैंक से लोन लेकर उन्होंने अपने घर के बगल में खाली पड़ी जमीन में खरीद एक और अच्छा खासा स्कूल खोल लिया। इधर आदित्य जो अपनी माँ को धोखा देकर सारे पैसे हड़प कर विदेश भाग गया था, उस पर तो मानो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। जिस बिल्डर के साथ मिलकर आदित्य बिजनेस शुरू करने वाला था, वो सारे पैसे लेकर भाग गया। आदित्य ने अपनी सारी जमा पूंजी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगा दी। माँ बाप का दिल दुखा कर भला कौन खुश रहता है। आदित्य अब दिवालिया हो चुका था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चिंता में डूबे आदित्य और उसकी पत्नी के बीच अब अक्सर लड़ाइयाँ होने लगी थी। कितना समझाया था तुम्हें कि माँ को यहाँ लाने दो। यूं माँ का पैसा धोखे से हड़प लिया हमने और उनको वहीं मरने के लिए छोड़ दिया, इसलिए वो पैसा हमें फला नहीं और उन पैसों के साथ हमारा बाकी का पैसा भी डूब गया। अगर तुम माँ को रखने के लिए मान जाती तो आज ये सब ना होता। आदित्य के पास आज पछताने के अलावा कुछ ना बचा था। अरे तो गलती तो तुम्हारी है, ऐसे इंसान के साथ बिजनेस करने का सोचा ही क्यों जो धोखा देकर भाग गया। आदित्य की पत्नी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, जैसा हमने धोखा दिया वैसा हमें भी धोखा मिला, अब रहो ऐसी ही कंगाली में। आदित्य चिंता और सोच में पागल हुआ जा रहा था। उसे अपने परिवार भी पागल था, इसलिए उसने वापस इंडिया आने का प्लान बनाया और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वापस इंडिया आ गया। यहाँ आकर आदित्य को दोबारा से खुद को खड़ा करना था, इसलिए एक कमरे का मकान देखकर उसमें रहने लगा। यहाँ बहुत भी कोशिशें करने के बाद उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन आदित्य ने अपने पुराने दोस्त अजय को अपने लिए नौकरी ढूंढने के लिए फोन लगाया, तो आदित्य ने उससे जो कहा वो सुनकर आदित्य हैरान रह जाता है। अरे आदित्य, तुझे नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है? आंटी जी ने तो तेरे लिए इतना बड़ा बिजनेस तैयार कर दिया है, तू उसे संभाल। अब ये छोटी मोटी नौकरी करके क्यों टाइम खराब कर रहा है? तू तो इतने बड़े स्कूल का मालिक है। आदित्य की हैरानी का कोई ठिकाना न रहा। ये बात खड़ी वहां पर आदित्य की पत्नी भी सुन रही थी, जिसकी आंखों में अब अलग ही चमक थी। देखो आदित्य, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो भगवान ने हमारे हाथ खजाने की चाबी रख दी है। हम दोनों कल ही माँ जी से मिलने चलते हैं। अपने इकलौते बेटे को देख वो सब कुछ भूल जाएंगी और हमें माफ कर देंगी। हम दोनों कल उनके पैरों में गिर जाएंगे। और वैसे भी ये तुम्हारा हक है जो तुम्हें मिलना चाहिए। आदित्य को अपनी पत्नी की बात सही लगती है। अगले दिन आदित्य अपनी पत्नी के साथ अपने घर की तरफ निकल जाता है। वहां जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसके घर की जगह अब वहां पर 4 मंजिला इमारत खड़ी हो चुकी थी, जहां स्कूल चल रहा था। बाहर गेट पर खड़े गार्ड ने उनसे पूछा तो उन्होंने गार्ड को बताया कि उन्हें विमला जी से मिलना है। गार्ड उन्हें विमला जी के ऑफिस में बिठाकर विमला जी को बुलाने चला जाता है। बड़े से ऑफिस में सलीके से रखा टेबल और चेयर पर, जिस पर डायरेक्टर विमला शर्मा नाम की प्लेट देख आदित्य और उसकी पत्नी को तो जैसे काटो तो खो नहीं। जैसे ही विमला जी अपने ऑफिस में आती हैं,
वो दोनों विमला जी के पाँव में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। अपने बेटे बहू का यूं अचानक देख विमला जी हैरान रह जाती हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैंने आपके साथ सही नहीं किया, इसलिए ईश्वर ने मुझे ऐसी सज़ा मिली कि इंडिया वापस आना पड़ा। लेकिन अच्छा ही हुआ ना माँ कि मैं वहाँ से आ गया। अब आपके इतने बड़े स्कूल को कोई देखने वाला भी तो चाहिए होगा ना, मेरा मतलब है कोई अपना। आदित्य ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, बेटा तुम उस दिन अपने स्वार्थ के लिए मुझे दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ गए थे और आज भी तुम यहाँ किस मतलब के लिए आए हो? और सही भी कह रहे हो, तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हारा हक भी बनता है। मैं ये सब तुम्हें दे दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। बचपन में तेरे बीमार होने पर जितनी रातें मैंने बिना पलक झपकाए गुजारी वो मुझे लौटा दो। मेरे पति जो आखिरी समय में अपने बेटे को देखना चाहते थे, अब तस्वीर बन गए हैं, वो लौटा दो। तेरी वजह से मैंने जो शारीरिक और मानसिक यंत्रण झेली है वो सब मुझे लौटा दो, फिर तो इस राजपाट का हकदार हो जाएगा। अरे कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं करता जैसे तूने अपनी माँ के साथ किया। वो तो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि मुझे मोहित मिल गया, वरना आज शायद मैं भी तेरे पिता की तरह तुझे तस्वीर में दिखती। अब से मेरा केवल और केवल एक बेटा है, मोहित। विमला जी का गला कहते कहते रूंध गया। माँ तो आप गैरों के लिए अपने खून के रिश्तों को ठुकरा देंगी। आखिर आदित्य ही तो देखने आपको अब बुढ़ापे में। आदित्य की पत्नी बड़े रौब और अहंकार से बोली, बेटा ये गैर ही सही, लेकिन हमारे बीच दिल का रिश्ता है जिसमें ना कोई लोभ है और ना ही अहंकार। आदित्य तू जिस दिन मुझे एयरपोर्ट में अकेला छोड़ भाग गया था, तू मेरे लिए उसी दिन मर गया था। अब तुम दोनों जा सकते हो। हाथ जोड़ते हुए विमला जी ने ऑफिस से बाहर आ गईं। आदित्य और उसकी पत्नी समझ चुकी थी कि माँ उन्हें माफ नहीं करने वाली। दोनों वहां से उल्टे पैर वापस आ गए। विमला जी को अब अपने बेटे बहू से कोई मतलब नहीं रहा। उनकी एक नई शुरुआत का आरंभ हो चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा।